हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं सिकंदर अभियान। इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए प्रथम से लेके अंतिम तक। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। यह जो है पहली बार यूट्यूब पर आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको एक एक कर करवा देंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। देखिएगा इसमें देखेंगे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और क्या तो बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है। देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। ये आप जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अपने गुरु चाणक्य के सहायता से घनानंद को हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हैं, बिंदुसार के पुत्र अशोक हैं, अशोक के पुत्र बृहदत्त हैं जो क्या तो मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। हम सभी के बारे में बहुत ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा आगे क्या है, एक मिनट देखिएगा क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 ईसा पूर्व से है। क्या बोले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा इसी में देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक जिसने पूरे भारत में पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके अलावा क्या देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य या जिसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है चाणक्य का अन्य नाम अंशु, अंश, दिवाकर, प्रभाकर भी माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी करवाएंगे। बस आप इसे कहानी के माध्यम से आराम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको पॉइंट महत्वपूर्ण लगे या हम बोलें आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेंगे। आइए आगे क्या है देखेंगे। चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है। चाणक्य की पुस्तक क्या है तो अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है, अर्थात राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो चाणक्य को कहा जाता है। मौर्य वंश का राज चिन्ह जो है, मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या है तो मौर्य, क्या तो मौर्य। चंद्रगुप्त पत्नी का नाम दुर्धरा है, क्या तो दुर्धरा है, लेकिन कहीं कहीं कनैलिया भी दिया रहता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा एक मिनट देखिए क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त का अन्य नाम जो इतिहासकार ने उसे संबोधित किया, इतिहासकार ने उसे कहा क्या तो देखिएगा स्ट्रेबो, एरिन एवं जस्टिन ने उसे सेंद्रोकोट का स्ट्रेबो, एरिन एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा तो सेंद्रोकोट कहा है। इसके अलावा है इसके अलावा क्या है तो देखिएगा ये क्या है एम्पियानस एवं प्लूटार्क ने
चंद्रगुप्त मौर्य को इंद्राकोट क्या इंद्रोकोट का आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है निरकायस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोटस का इसके अलावा इनके माता का नाम जो है मौर्य कहलाए। इनके माता का नाम जो था मौर्य कहलाए। विशाखा दत्त की मुद्रा जो है क्या तो मुद्रा राक्षस है। विशाखा दत्त की जो पुस्तक है क्या तो मुद्रा राक्षस है। इसमें विभीषण एवं निम्न कुल को चंद्रगुप्त को माना गया है। विभीषण एवं निम्न कुल को चंद्रगुप्त को माना गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा कार्य एवं युद्ध 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चार प्रांत काबुल, गंधार, मकरान, हेरात क्षेत्र दे दिया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 400 हाथी दिए थे, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अर्थात 10,000 हाथी दिए रहते हैं। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा सेल्यूकस ने 304 ईसा पूर्व में सीजीएम के दरबार में क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा है। जो इसकी पुस्तक क्या तो इंडिका है। इसकी पुस्तक क्या तो इंडिका है। पाटलिपुत्र का प्रशासन का उल्लेख है इंडिका पुस्तक में। जो भी हम बोल रहे हैं आप एक एक पॉइंट करके उसे लिख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखिएगा क्या तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में पहली बार पहला अभिलेख है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख क्या तो जूनागढ़ अभिलेख है। तब पूछेंगे संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन है तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्र दामन का है। किसका है तो रुद्र दामन का है। देखिएगा आगे क्या तो सुदर्शन झील क्या बोले हैं सुदर्शन झील से संबंधित। 1 मिनट देखिएगा सुदर्शन झील से संबंधित देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा पुनः निर्माण राजपाल क्या तो राजपाल तुसाप ने नहर निकालवाई थी। रुद्रदामन ने फिर उसे जीर्णोद्धार राजपाल क्या है राजपाल सुबीसाख द्वारा बाढ़ से बांध टूट गया था। रुद्रदामन ने फिर से उसे बनवाया, लेकिन वह जो बांध से टूट गया था। स्कंदगुप्त उसे दोबारा बनवाया, जो राजपाल पर्णदत्त द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जैन धर्म अनुयायी दीक्षा गुरु भद्रबाहु कालसूत्र के लेखक कौन है तो भद्रबाहु है। तब पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु कौन है तो भद्रबाहु है। कौन है तो भद्रबाहु है। 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं मेगास्थनीज से संबंधित। मेगास्थनीज इसकी पुस्तक जो है इंडिका है। क्या तो इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
सेल्यूकस का राजदूत बन के मेगास्थनीज जाया था। इसका विवरण देखिएगा, 1 मिनट। विवरण में क्या क्या दिया है देखिएगा। जब सम्राट चंद्रगुप्त जनता के सामने आते तो शोभा यात्रा का आयोजन एवं जश्न मनाया जाता था। इसका उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो इंडिका पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? तो इंडिका पुस्तक में मिलता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जब वे महल में आते थे तब उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर साथ चलते थे। कुछ अंगरक्षक जो थे पेड़ को साथ लेकर चलते थे। आगे क्या? तो पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। ये सभी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इंडिका पुस्तक में मिलता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उनके खान पान से पहले खास नौकर उसे खाना को चखते थे। वे लगातार एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोते थे ताकि अगर कोई जासूस आए तो उस कमरे में राजा की हत्या भी कर सकता थे। इसीलिए हर 2 दिन के बाद अपना कमरा बदलते रहता था। पाटलिपुत्र एक विशाल रक्षा प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2-3 मंजिला लकड़ी और कच्ची ईंटों की बनी थी। ये सभी क्या है? तो इंडिका पुस्तक में उल्लेखित थे। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया है कि पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना है? तो लकड़ी का बना है। किस चीज का बना है? तो लकड़ी का है। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। आगे देखते हैं। राजा का महल भी काठ का बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। इसके चारों तरफ उद्यान एवं चिड़ियाओं का सवेरे रहता था। इसके चारों तरफ उद्यान एवं चिड़ियाओं का बसेरा रहता था। देखते हैं आगे क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार जो 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। देखिएगा, 298 में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठते हैं। इसका जो अन्य नाम है, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघाट भाद्रसार सिंहसेन क्या? तो सिंहसेन है। अमित्रघाट का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। भाद्रसार का अर्थ होता है जो है वायु पुराण में, इसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। सिंहसेन का उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। कहाँ? तो जैन धर्म में मिलता है। दुर्धरा का पुत्र कौन? बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो दुर्धरा का पुत्र थे। 16 राज्यों का विजेता बौद्ध दिव्यान तारानाथ के अनुसार आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। क्या बोले हैं? देखिएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी क्या बोले हैं? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी मौग्लीपुत्र गोसल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। सीरियन नरेश अंतियोकस ने डाइमेकस को भेजा। बिंदुसार ने एक दार्शनिक
मदिरा और अंजीर भेजने की प्रार्थना की, लेकिन इनमें से एक चीज वे भेज नहीं पाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसमें देखिएगा, दार्शनिक मदिरा अंजीर भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन जिसमें से दार्शनिक नहीं भेज पाया। तो पूछेंगे, देखिएगा, सीरियन नरेश अंतियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार भेजा, जिसने तीन चीज की मांग की, उसमें क्या नहीं भेजा? तो दार्शनिक को नहीं भेजा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद होता था, जिसका प्रधान क्या तो क्या खटालक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। कितने? तो दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था। उसके बाद अशोक को भेजा था। सुसीम से यह विद्रोह नहीं दबा, लेकिन अशोक ने वह विद्रोह को दबा लिया है। देखिएगा, निग्रोथ सुसीम का पुत्र था। निग्रोथ किसका पुत्र था? सुसीम का ही पुत्र था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या तो सुसीम जो था तक्षशिला का गवर्नर था। कहाँ? तो तक्षशिला का गवर्नर था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। क्या तो अवंती का राज्यपाल किसको बनाया गया? तो अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। आइए देखते हैं क्या क्या तो अशोक सम्राट। मौर्य वंश से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, अशोक से ही बनता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए क्या तो अशोक सम्राट 273 से 232 ईसा पूर्व, जिसमें देखेंगे अशोक का, जिसमें परिचय देखिएगा क्या है तो अशोक 273 से 269 ईसा पूर्व तक अशोक का गृह युद्ध चल रहा था। अशोक ने अपने 99 भाई को कत्ल अर्थात हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 269 ईसा पूर्व में राजाभिषेक अशोक सम्राट बना। इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। तब पूछेंगे, अशोक राजा बनने से पहले वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती के राज्यपाल थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अशोक जी थे बिंदुसार के, अर्थात अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार हैं। अशोक के पिता कौन है? तो बिंदुसार हैं। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में हुआ था किसका जन्म? तो अशोक का जन्म। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके माता का नाम सुभद्रांगी है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवतान के अनुसार आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए। हाँ, अशोक का अन्य नाम क्या क्या मिलता है? तो देखिएगा, मास्की जो है कहाँ? तो कर्नाटक में है। गुर्जरा का तो मध्य प्रदेश में है। नेतूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। उडे गोलम भी कहाँ है? तो कर्नाटक में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध शाक्य जो है मास्की ही अभिलेख में कहलाया है। कहीं कहीं पर तो अभिलेख ही पूछ देता है कि कौन सा अभिलेख किस राज्य में है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्या तो कनकहली शिलालेख कनक नहली शिलालेख किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, जहाँ राजा सम्राट अशोक है। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराण में
अशोक वर्धन गया। भाब्रो अभिलेख में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। किस अभिलेख में? तो भाब्रो अभिलेख में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। किस अभिलेख में? तो भाब्रो अभिलेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोले? जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य थे। किस अभिलेख में? तो जूनागढ़ अभिलेख में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम अशोक की पत्नियां जो हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि अशोक के पत्नियां कितने थे और कौन कौन थे, देखिएगा। महादेवी, कारुबाकी, पद्मावती, तिस्यर दीक्षिता। देखिएगा, महादेवी से महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, जो श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए जाते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। कारुवती से जो है उत्पन्न होते कौन? तो तिवीर होते। कौन? तो तिवीर। पद्मावती से कुणाल जो उत्तराधिकारी थे। ठीक है। तिस्यर दीक्षिता से पुत्र प्राप्ति नहीं हुए थे। मिस्र के राजा फिल्डेलापस टोलमी ने डायोनिसियस राजदूत अशोक के दरबार में भेजा है। तो पूछेंगे डायोनिसियस किसके दरबार में गया था? तो अशोक के दरबार में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं अशोक की कलिंग विजय। क्या देखेंगे? तो अशोक की कलिंग विजय देखिएगा। इसकी जानकारी जो मिलता है अशोक की 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में राज अभिषेक ठीक 8वें वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में ही इस युद्ध का भीषण नरसंहार हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। इसकी राजधानी कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। यहाँ के राजा पद्मनाभ थे। नदी दाया नदी। कौन सी नदी? तो दाया नदी आता। तो पूछेंगे कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे? तो दाया नदी के किनारे हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि क्या है। तो अशोक की नीति पहले भेरी घोष की नीति अपनाई। अशोक ने पहले भेरी घोष की नीति अपनाई, बाद में धम्म की नीति अपनाई। धम्म या शांति की नीति। तब पूछेंगे धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रेरणा भतीजे निर्ग्रोध से लिया। प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से लिया है। शिक्षा उपगुप्त से। अशोक ने किससे शिक्षा ली? तो उपगुप्त से। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जो इनके साथ कोई परिवार में ही इसे था। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। अशोक का धर्म प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म जो महावंश के अनुसार है। राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म थे। बौद्ध साहित्य और अरोरा लेख के अनुसार बौद्ध धर्म निर्ग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया। निर्ग्रोध के उपदेश सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। किसे? तो अशोक को दिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अशोक की बौद्ध तीर्थ यात्राएं 10वें वर्ष अर्थात 259 ईसा पूर्व में बोध गया की यात्रा की। तो किसने? तो अशोक ने की थी। 12वें वर्ष अर्थात 257 ईसा पूर्व में क्या निगाली सागर की यात्रा की है। 20वें वर्ष 249 ईसा पूर्व में 249 ईसा पूर्व में लोबनी की यात्रा की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है
कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, या भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अशोक क्या बोले हैं, अशोक ने किस स्थान पर भ्रमण किए हैं और किस स्थान पर भ्रमण नहीं की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हमसे गलती से बोला गया है क्या, तो भगवान बुद्ध, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं है, तो क्या, तो अशोक है। कौन है, तो अशोक है। देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बेटे और बेटी जो था महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजे, तो श्रीलंका भेजा था। क्या, तो माझानतिक में तक्षशिला, माझान्तिक को तक्षशिला एवं मांझिम को हिमालय भेजा। तब पूछेंगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो अशोक के बेटा एवं बेटी महेंद्र और संघमित्रा ने। लेकिन पूछेंगे तक्षशिला में किसने की, तो क्या, तो मांझनतिक है, जबकि हिमालय में मांझिम है। कौन, तो मांझिम है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण किया, तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। अशोक के शासनकाल में ही तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जो कहीं कहीं दिया रहता है 200 क्या बोले, कहीं कहीं दिया रहता है 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे की देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट। अशोक के धर्म का क्या बोले हैं, देखिएगा 1 मिनट। अशोक के धर्म अर्थ नैतिक निकायों की संहिता, 11वें अभिलेख में वर्णित है। किस अभिलेख में वर्णित, तो 11वें अभिलेख में वर्णित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या क्या, तो अशोक और आजीवक संप्रदाय, अशोक ने आजीवक संप्रदाय और अन्य संप्रदायों का भी सम्मान किया। धार्मिक सहिष्णुता के ये उदार व्यक्ति थे, बाबर की पहाड़ी अर्थात क्या, तो बराबर की पहाड़ी बिहार के गया में जो आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं बनाए गए थे। कर, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये सभी का निर्माण किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सुपुत्र, क्या, तो पौत्र, क्या बोले हैं, पौत्र अर्थात अशोक ने करवाया था। पौत्र अर्थात पोता, पौत्र हमने क्या होता है, पोता, अशोक ने करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। अशोक के धर्म का स्वरूप देखिएगा। अशोक के कौन कौन से धर्म का स्वरूप है। अशोक का धर्म उनकी अपनी मौलिक देन थी, अशोक के धर्म का स्वरूप अंधविश्वास, ईश्वर पूजा, कर्मकांड जैसे कुर्तियों से कहीं ऊपर उठकर मानवतावादी विचारधारा का था। किसका, तो अशोक का। पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए हैं, देखिएगा। और इसे भी अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा कौन कौन हुए हैं, देखिएगा। उत्तराधिकारी कुणाल, संप्रीति, सालिसुक, देववर्धन, बृहदत्त, क्या है, तो बृहदत्त हुई है। जिसमें से देख लेंगे कि पतन के क्या कारण बने हैं। लेकिन पूछेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन बने हैं, तो बृहदत्त है मौर्य वंश के अंतिम शासक। देखिएगा पतन के कारण अर्थात मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण बन सकता है, देखिएगा। राजा की सैन्य शक्तियों, क्या बोले हैं, राजा की सैन्य शक्ति का प्रयोग सेनापति के हस्तांतरित होने लगे। राज्य की सैन्य शक्ति सेनापति के हस्तांतरित होने लगे हैं।
अयोग्य उत्तराधिकारी, अर्थात वो उतना भी बलवान या शक्तिशाली शासक अब जीवित नहीं बचे जितना अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका भी एक पतन का कारण बन सकता है। अत्यधिक केंद्रीकरण शासन, स्वमिला थापर से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया एच सी रायचौधरी ने बताते हैं। आगे क्या देखिएगा, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया बता दी है। करों की अधिकता एवं आर्थिक समस्या भी पतन का कारण हो सकता है। अर्थात कर जो था ज्यादा था, जिसे टैक्स भी कहा जाता। आर्थिक समस्या और ही खराब थे। पुत्र कुणाल और दशरथ में राज्य का विभाजन। दो पुत्र में ही कुणाल और दशरथ में राज्य दो भागों में बट गए थे। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 145 ईसा पूर्व में हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अर्थात बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। तब पूछेंगे मगध पर कौन कौन से वंश ने शासन किए हैं, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो हम टीवी के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्या हसीना, क्या है हसीना मासूका, क्या बोले हसीना मासूका आप भी लिख लीजिएगा। हसीना मासूका, हसीना मासूका, जिसमें से देखिएगा कौन कौन है। तो ह से हो जाता है हर्यक वंश, सी से हो जाता है सुनाग वंश, न से हो जाता है नंद वंश, म से हो जाता है मौर्य वंश, सु से हो जाता है शुंग वंश, क से हो जाता है कन्न वंश। कौन सा वंश? तो कन्न वंश। अमासुका आते हैं तो आंध्र सातवाहन वंश होता है। कौन? तो है आंध्र सातवाहन वंश, जो इतना मगध पर शासन किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं देखिएगा। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य मुद्रा व्यवस्था, मौर्य कला की व्यवस्था। इसके अलावा है मौर्यकालीन अशोक के अभिलेख। ये जो सभी हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्या? तो मौर्य साम्राज्य की ही विशेषता है। मौर्यकालीन प्रशासन भी देख लेते हैं कि उस समय क्या क्या कहा जाता है। भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था। केंद्र प्रशासन को राजा कहा जाता था। मौर्य काल में केंद्र प्रशासन को क्या? तो राजा कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता है। ये जो है पॉइंट है आपको लिख देना चाहिए ताकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मांडक प्रशासन को प्रादेशिक या प्रदिष्ट कहा जाता था। विषय या आहार को विषयपति या आहारपति कहा जाता था। ग्राम प्रशासन को ग्रामीण कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं परिचय है। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। एक मंत्री परिषद होता था जो प्रमुख मंत्री से बनते थे। पुरोहित, युवराज, सेनापति से कौन बनते? तो प्रमुख मंत्री बनते। नियुक्ति परीक्षण के बाद बनते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं चाणक्य सप्त सिद्धांत क्या थे? शरीर के 7 अंगों के समान राजा, प्रमुख, अमात्य, आक, जनपद, क्षेत्रीय, जनसंख्या, दुर्ग, बाह, कोष, धन या मुख, सेना, मस्तिष्क, मित्र, कान थे। ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप भी से
लिख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या देखिएगा, मुख्य अधिकारी तीर्थ, मुख्य अधिकारी तीर्थ जिसमें है मुख्य अधिकारी तीर्थ महामात्य, तीर्थ महामात्य। मुख्य अधिकारी की संख्या 18 थी। मुख्य अधिकारी की संख्या कितने, तो 18 थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि 18 कौन कौन है, 1 मिनट देखिएगा। एक तरफ है मंत्री, दूसरी तरफ है कार्य। एक तरफ है क्या मंत्री, दूसरी तरफ क्या तो कार्य है। मुख्य अधिकारी जो तीर्थ कहलाते थे, मुगल क्या तो मौर्य साम्राज्य में, अर्थात मौर्य साम्राज्य में मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो तीर्थ कहा जाता था। मुख्य अधिकारी को तीर्थ या महामात्य कहा जाता है, जिसकी संख्या 18 बताया जाता है। कितनी, तो 18 बताया जाता है। मौर्य काल में मंत्री को प्रधानमंत्री, पुरोहित को धर्माधिकारी, युवराज को राज का उत्तराधिकारी, क्या सहमार्ता को रासव का अधिकारी कहा जाता था। इसके अलावा क्या तो संहिता को राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा को फौजदारी या न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक को दीवानी न्यायालय या न्यायाधीश, अध्यक्ष या कार्य देखिएगा शीताध्यक्ष, मौर्य काल से संबंधित। ये जो सभी है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कई एग्जाम में तो भी पूछे गए हैं। आप इसे ध्यान से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर और 1 से 2 बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा, शीताध्यक्ष को राजकीय कृषक, शुल्क अध्यक्ष को व्यापारिक कर अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष को टकसालाध्यक्ष, नौअध्यक्ष को पशु निरीक्षक, मुद्राध्यक्ष को राजकीय चिन्ह एवं मुद्रा पासपोर्ट, काराध्यक्ष को खानों का अध्यक्ष, पौतवध्य अध्यक्ष, नाप तौल एवं तराजू का अध्यक्ष होता था। देखिएगा, प्रांतीय प्रशासन, प्रांत 5 भागों में विभाजित था। प्रांत जो कितने भागों में, तो 5 भागों में विभक्त था। प्रांत 5 भागों में विभक्त था। प्रमुख कुम्हार, राष्ट्रिक कुमार क्या तो कुमार, राष्ट्रिक आर्यपुत्र था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से है क्या, तो पहले देख लेते हैं। प्रांत चक्र सहायता के लिए मंत्री होते थे। सुसीम, तक्षशिला, अशोक, अवंती थे। प्रांत एवं राजधानी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे, एक तरफ है राजधानी, एक तरफ प्रांत। प्रांत को क्या तो चक्र कहा जाता था। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी है, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन है, प्राची या पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है, कलिंग की राजधानी तोसली है। कलिंग की राजधानी कहाँ, तो तोसली है। नगर प्रशासन, जानकारी स्रोत मेगास्थनीज की पुस्तक से मिलता है। मौर्य साम्राज्य की नगर प्रशासन की जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलता है। प्रमुख नगर एस्टीनोमियो है। नगर प्रशासन में कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें 6 समितियां होते थे। कितने, तो 6 समितियां होते थे। देखिए 6 समितियां कौन कौन थे। पहली समिति औद्योगिक तथा कालक्रम उत्पादन, दूसरी समिति विदेशी मामलों को देखना, तीसरी समिति जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण बनवाना, चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनिमय करना, पांचवी समिति माल के निर्माण करना, छठी समिति कर वसूलना था। क्या तो कर वसूलना थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं कि मौर्य कालीन में गुप्तचर एवं राजस्व व्यवस्था कैसी थी। देखिएगा, गुप्तचर व्यवस्था, इसका प्रमुख सर्व महामात्य थे। गुप्तचर गुढुप्रुसिया सुबा थे। देखिएगा, एक तरफ क्या तो संस्था है, दूसरी तरफ संचार है। एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ क्या तो संचार है। आस्थाओं के माध्यम से कार्य करते थे। कौन, तो
गुप्तचर विभाग, जबकि भ्रमणशील गुप्तचर हर हमेशा संचार करते रहते थे, हर हमेशा संचार करते रहते थे। राजस्व व्यवस्था, क्या तो राजस्व व्यवस्था आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व है। भूमि में सीता अर्थात सरकारी भूमि, भाग निजी भूमि, आवेदक मातृत्व, बिना वर्ष की अच्छी फसल है। भूमि कर उत्पादन का 1/16वां भाग, 1/16वां भाग जो कौटिल्य के पुस्तक में 1/6वां भाग बताया गया है उत्पादन की कर भूमि, जबकि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में 1/4 बताया है। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग, बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था, जबकि अन्य कर राजू, भूमि माप, वली, धार्मिक कर, विपत्ति, चारगाह होते थे। अकाल के समय राहत मिलता था, अकाल के समय इससे राहत मिलता था। मौर्य काल के प्रशासन, सैन्य प्रशासन देखिएगा, न्यायिक सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होते थे। सेना का नेतृत्व करने वाला कौन, तो अधिकारी होते थे, जिसे नायक कहा जाता था। देखते हैं जस्टिन का विवरण। कुल सैनिक 6 लाख थे। कुल सैनिक मौर्य साम्राज्य में कुल 6 लाख सैनिक थे। 5,000 क्या है 50,000 क्या तो अश्वरोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। लुटेरों की सेना, पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार। क्या पीलनी का विवरण में बताते हैं 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घोड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी थे। सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था, जिसका वेतन 4800 पन था। कितना? 48,000 पन था, 48,000 पन था। अन्य अधिकारी युगा क्या तो आयुगृध अध्यक्ष या नौ अध्यक्ष। इसके अलावा देखते हैं कि क्या तो मेगास्थनीज ने सेना को 6 समितियों में भागा है। प्रत्येक में 5 विभक्त थे, जिसमें पहली समिति न्याय जल सेना की व्यवस्था, दूसरी समिति सामग्री यातायात शरद की व्यवस्था, तीसरी समिति पैदल सैनिक की व्यवस्था करती थी, चौथी समिति अश्व सेना की व्यवस्था, पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था, छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करते थे। आगे क्या तो न्याय प्रशासन है। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका राजा कौन होते थे? मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अर्थात न्याय प्रशासन में सर्वोच्च न्याय तो राजा होते थे। जनपद न्यायालय राजुक अशोक द्वारा होते थे। देखते हैं कि आगे क्या तो ग्राम न्यायालय ग्रामीण कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था कौटिल्य से देखते हैं धर्मस्थीय दीवानी एवं कंटक शोधन फौजदारी प्रदेष्टा होता था। धर्मस्थ एवं व्यवहारिक होते थे। देखते हैं कि आगे क्या तो 1 मिनट, हाँ देखिएगा 1 मिनट। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। कौटिल्य ने शूद्र के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था। कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था। कौटिल्य ने राजा को धर्मचक्र प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में जो समाज थे उसे कितने तो 7 भागों में बांटा था।
आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 7 वर्ग देखिएगा कौन करते हैं। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगरी, सैनिक, निरीक्षक, क्या तो सभासद थे। स्त्रियों का विवाह, पूर्ण विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के अधिकार भी थे। उस समय मौर्यकालीन व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में गणिक, वैश्या तथा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री क्या तो रूप जीवा थे। रूप जीवा कहलाते हैं मौर्य काल में। रूप जीवा शिक्षा का केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा के केंद्र कहा थे तो तक्षशिला थे। तक्षशिला थे जो कहाँ पता है तो पाकिस्तान में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या क्या तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कितने थे तो 3 थे। सर्वश्रेष्ठ फसल धान, बोरी फसल गन्ना, सिंचाई मांडलकूप रिंग बेल्स का प्रयोग करते थे। प्रमुख उद्योग सूती की कताई और बुनाई तथा रेशम का उद्यान करते थे। उस समय अर्थात प्राचीन काल में भी सूत की कताई, बुनाई तथा रेशम का उद्योग। व्यापार वाणिज्य का सर्वोच्च अधिकारी पनाध्यक्ष थे। कौन तो पनाध्यक्ष थे। प्रमुख 4 व्यापारिक मार्ग थे। प्रमुख कितने तो 4 व्यापारिक मार्ग थे। स्थल मार्ग, जल मार्ग। स्थल मार्ग में भी 2 थे और जल मार्ग में भी 2 थे। उत्तर पथ बंगाल से पेशवार तक, उत्तर पथ बंगाल से पेशवार तक। दक्षिण पथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठान। जल मार्ग से भड़ौच, क्या बोले भड़ौच। भृंगु कच्छ से मथुरा तक, भृंगु कच्छ से मथुरा तक। ताम्रलिप्त तक देखिएगा। कौटिल्य ने जल मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया। कौटिल्य ने किस मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया तो जल मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया। किसने तो कौटिल्य ने। देखते हैं आगे क्या तो विनिमय का माध्यम चांदी के 5 मार्ग सिक्के पान से होते थे। 5 मार्ग सिक्के पान से होते थे। मापन की इकाई द्रोण अनाज मापन निवर्तन भूमि थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन, मौर्य काल में भी मुद्रा का प्रचलन था। मुद्रा व्यवस्था या राजकीय टकसाला का नियंत्रण लक्षणाध्यक्ष थे। राजकीय मुद्रा पन कहलाते थे। मुद्रा निर्माण एवं संचालन पर राज्य का एकाधिकार था। आहत सिक्के मौर्य काल में बड़ी संख्या में चलते थे। सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प ये सभी रहते थे। अर्थशास्त्र में विकसित मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। विकसित मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। विभिन्न सिक्के पान, सुवर्ण, कार्षपर्ण, मासक, कारकर्णी, अर्धकारकर्णी ये सभी सिक्के चलते थे। किस समय तो उस समय अर्थात अशोक के शासन काल में अर्थात मौर्य काल में। स्वर्ण सिक्के निक्सिया सुवर्ण कहलाते थे। चांदी के सिक्के पान, कांस्यपर्ण, धारण या ताशमन कहलाते थे। तांबा के सिक्के मासक या काकनी कहलाते थे। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्के किससे बनते थे? पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग से बांधते थे। कौन तो चांदी के सिक्के। और तांबे के सिक्के देखिएगा मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी से बनते थे। मौर्यकालीन कला देखते हैं। राजकीय कला। चंद्रगुप्त का महल क्या सन
सन शौकत का अद्भुत नमूना था, जिसका मुकाबला ना तो मूसा ने ना तो एक बेतना ही कर सकता, एक बेतना ही कर सकते थे। वर्तमान में पटना के निकट फाहियन यह महल मानव कृत नहीं बल्कि देवताओं से निर्मित है, बल्कि देवताओं से निर्मित है। यह किसने कहा? तो फाहियन ने कहा था। फाहियन ने कहा था कि अशोक का जो महल है वह क्या तो देवताओं द्वारा निर्मित की गई है। यह किसने कहा? तो अशोक सॉरी कितने तो फाहियन ने कहा। देखिए देख सकते हैं आप भी, देखिए क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल पाटलिपुत्र नगरोस समय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या है। अशोक के स्तंभ, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। देखिएगा 1 मिनट क्या तो अशोक के स्तंभ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग और पॉलिशदार स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? तो सारनाथ स्तंभ अभिलेख। इसमें देखेंगे कि क्या क्या उल्लेख है इस स्तंभ में। इसके शीर्ष को क्या तो सिंह चतुर्मुख कहा गया, अर्थात 4 सिरों वाला जानवर। अर्थात देखिएगा अशोक के सारनाथ अभिलेख में क्या थे? शेर, हाथी, घोड़ा, बैल, ये 4 पशु मौजूद थे। ये चारों जानवर दौड़ती हुई अवस्था में, ये चारों जानवर जो हैं कौन सी अवस्था में? तो दौड़ती हुई अवस्था में। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन सी पशु का चित्रण नहीं किया गया है? कौन सा है? बहुत बन सकता है। 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना कौन? तो अशोक स्तंभ। मध्य भाग में 24 तिनिया वाला अशोक चक्र, ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। देखते हैं अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितने? तो 40,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। जिसमें से देखें परिभाषा, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर के अवशेष, अस्थियां, दांत, प्रयुक्त वस्तुएं भी शामिल थी। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अर्थ ढेर में मिलता है। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अर्थ ढेर में मिलता है। प्राचीनतम स्तूप पिपरवा स्तूप है। प्राचीनतम स्तूप जो है पिपरवा स्तूप है, जो कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूप रायसेन जिला के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अशोक द्वारा निर्मित जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। भरहुत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। 1818 में टाइलर द्वारा खोज की गई थी सांची की स्तूप का। इसमें 3 स्तूप हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे कि 3 स्तूप कौन कौन है। देखिएगा महास्तूप भगवान बुद्ध के अवशेष। पुष्यमित्र शुंग ने देविका को पत्थर को बनाया था। काला स्तूप अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष। तीसरा स्तूप सारिपुत्र महामोद गालियन के अवशेष था। ये जो देखिएगा अशोक के जो देख सकते हैं क्या तो एक गुंबद की भांति, किस भांति? तो एक गुंबद की भांति है। देखिएगा भरहुत का स्तूप अशोक ने नींव रखी थी। भरहुत के स्तूप की नींव रखी थी, जबकि पूर्ण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पूछेंगे भरहुत के स्तूप का नींव किसने रखा? तो अशोक ने रखा था, जबकि इसे पूरा किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने
भारत का स्तूप की खोज की थी, भारत का स्तूप की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या था। स्तूप की संरचनाएं, स्तूप की संरचनाएं, यह एक अर्धवृत्ता का संरचना मिट्टी अर्धगोला पवित्र सामग्री था, जैसा एक अंड कहलाती, जो एक अंड कहलाती थी। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी, जिसे हार्मिक कहते थे, जिसे हार्मिक कहते थे। हार्मिक से एक मस्तूल निकला था, जिसे यष्टि कहते हैं। क्या तो यष्टि कहते हैं। यष्टि पर 3 छतरियां लगी, यष्टि पर 3 छतरियां लगी होती थी, चारों तरफ घूमने के लिए क्या तो पथ प्रदत्त प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ होती थी, इसके चारों तरफ घूमने के लिए, अर्थात घूमने के लिए। संपूर्ण संरचना के बाहर एक देविका थी, संपूर्ण संरचना के बाहर एक देविका थी। तोरण प्रवेश द्वार, तोरण प्रवेश द्वार थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अशोक की 7 क्या तो अशोक की स्तूपों की विशेषता, स्तूपों की विशेषता। अंड शांति का प्रतीक, जो पवित्र सामग्री था। हार्मिक देवताओं का घर या ये भी पवित्रता का प्रतीक है। देविका स्तूप के चारों तरफ बना हुआ घेरा पवित्र भूमि का प्रतीक, जो पवित्र स्थल को सामान्य, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करते हैं, सामान्य दुनिया से अलग करते हैं। बुद्ध के विचार एवं शिक्षाओं का प्रतीक, बुद्ध के विचार एवं शिक्षाओं का प्रतीक छत्र थे। श्रद्धा सम्मान उदारता, श्रद्धा सम्मान और उदारता छत्र थे। जबकि तोरण क्या तो तोरण स्तूप के चारों ओर बने, स्तूप के चारों ओर बने प्रवेश द्वार, चारों दिशा में बुद्ध के संदेश फैलते थे, चारों दिशा में बुद्ध के संदेश फैलते थे। आप इसे ध्यान से याद रखते देखिएगा। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, 1 मिनट देखिएगा। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख देखिएगा। शिलालेख में देखेंगे दीर्घ शिलालेख 14 थे, लघु शिलालेख 13 थे, पृथक शिलालेख। स्तंभ लेख में दीर्घ शिलालेख 7 थे, लघु शिलालेख 5 थे, गुहा अभिलेख में 3 अभिलेख थे। हम अशोक का इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर ही तय कर सकते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को शीघ्र ही संबोधित की है। देखिएगा, अभिलेखों की खोज टी फाइनथेलर ने की थी, टी फाइनथेलर ने की थी 1750 में। जेम्स प्रिसेप ने अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में, 1837 में। अभिलेखों की भाषा, भारत में ब्राह्मणी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि, एशिया माइनर में तुर्की में ग्रीक लिपि। कौन सी लिपि तो ग्रीक लिपि। अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आप उसे देख भी सकते हैं। देखिएगा, दीर्घ शिलालेख जो 14 थे, कितना तो 14 थे, हम उसी के बारे में देखेंगे। देखिएगा, जिसमें से पहला शिलालेख में कहा गया है, पशु बलि की निंदा एवं अहिंसा समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। किस अभिलेख में तो पहला अभिलेख में कहा गया है। दूसरा में देखिएगा, पशु एवं मानवता चिकित्सा समाज कल्याण के लिए कार्य। दक्षिण राज्य में चोल, चेर, पांड्य, शांतिपुत्य, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी नामों का भी उल्लेख मिलता है। तीसरा अभिलेख में है अधिकारी, राजोगयुक्त, पारदेशक, क्या तो प्रदेशक, प्रत्येक 5 वर्षों में भ्रमण करते थे। माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों के प्रति उदारता थे। चौथा अभिलेख में
भेड़े घोष की जगह धर्म घोष की नीति अपनाई। तब पूछेंगे भेड़े घोष की जगह धर्म घोष की नीति किसने अपनाई? तो अशोक ने। किस अभिलेख में यह उल्लेख है? तो चौथा अभिलेख में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 5वां लेख, धर्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों की चर्चा की गई है। अमात्य निमंत्रण, यदि जन कल्याण की बात हो तो प्रतिवेदक मुझे आवश्यक अवगत कराएं, चाहे मैं जिस अभी अवस्था में भी हो, चाहे मैं जिस अवस्था में रहूं, आप मुझसे मिल सकते हैं। छठा अभिलेख में है, भोजन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, किसी भी हालत में हूँ, सर्व प्रजा कार्य करेगा, सब लोगों का हित करना मेरा पहला कर, कर्तव्य होगा। किस अभिलेख में? तो छठवां में है। देखिएगा 7वां अभिलेख में क्या है? तो देखिएगा धार्मिक समन्वय, सभी धर्मों की प्रति धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति। 8वां में धर्म यात्राओं, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क किया जाए। 9वां में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा उच्च अधिकारी जनता के हित में सोचे। राजा उच्च अधिकारी जनता के हित में सोचे। ये 10वां अभिलेख में था। 11वां में है धर्म नीति की व्याख्या की गई। बड़ों का आदर, पशु हत्या पर रोक, मित्रों के प्रति उदारता। किस अभिलेख में? तो 11वां अभिलेख में। 12वां अभिलेख में इसमें सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन। सबसे बड़ा कलिंग युद्ध की जानकारी, अशोक के समर्पित राज्यों की सूची है। 13वां अभिलेख देखिएगा। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां ही अभिलेख में मिलता है। 13वां अभिलेख में मिलता है। कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक, भोजक, पितनिक, आंध्र, नाभक, नागपंक्ति, परिमिदिस, ये सभी जो उल्लेख हैं कहाँ तो मिलता है? तो 13वां अभिलेख में ही मिलता है। 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख, एंटियोकस सीरिया, क्या तो डीला फोल्डस, टामली मिस्र, एंटीगोनस मकदूनिया, क्या तो मगस सीरीन, अलेक्जेंडर एपीरस, ये सभी का उल्लेख क्या तो अशोक के 13वां ही अभिलेख में मिलता है। सद भावना की बात की गई है किस अभिलेख में? तो 14वां अभिलेख में। आप अशोक के सभी अभिलेख को लिख लीजिएगा और अभिलेख से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ताकि अगर इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना नहीं बन सकती। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। लघु अर्थात छोटे अभिलेख जो 13 थे, देखिएगा जिसमें से हैं स्थल, राज्य, जिला। रूपनाथ अभिलेख मध्य प्रदेश के जब्बल जिला में है। गुर्जर्रा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। सारम बिहार के सहरसा जिले में है। सहसारम जिले में है। भ्रभु बैराट राजस्थान के जयपुर में है। मास्की कर्नाटका के रायचूर में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटका के चित्रदुर्ग में है। सिद्धपुर भागलपुर सिद्धपुरी चित्रदुर्ग में भी पड़ता है। सिद्धपुरी चित्रदुर्ग में ही पड़ता है। आगे क्या तो जानती गोमेश्वर पश्चिम क्षेत्र में। जानती गोमेश्वर कहाँ तो पश्चिम क्षेत्र में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एरी गुड्डी एरी गुड्डी आंध्र प्रदेश में। कहाँ तो आंध्र प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा गोबी मठ मैसूर कहाँ तो कोम्पेल में पड़ता है। पालीगीडू गोबी मठ संवर्ती क्षेत्र है। राजमांदागिरी आंध्र प्रदेश कर्नूल। अरहर
उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं क्या, तो प्रथम शिलालेख, क्या तो प्रथम शिलालेख, अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या था देखिएगा। प्रथम शिलालेख में कहा गया है, इसमें अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने अपने महामातियों से सभी निष्पक्ष न्याय के लिए कहा है कि सभी, किस शिलालेख में, तो प्रथम शिलालेख में, किसी को आक्रण कैद करना या यातना न दी जाए। सभी प्रांतों में प्रत्येक 5 वर्षों में महामती अधिकारी भेजूंगा। प्रथम अभिलेख में ही लिखा गया है, द्वितीय अभिलेख में है। इसमें भी अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी जनता है, समस्त प्रजा मेरी जनता है। देखते हैं दीर्घ जो साथ है। मेरठ स्तंभ अभिलेख, पहले मेरठ था। टोपरा स्तंभ लेख, हरियाणा के टोपरा में है, जो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ले गया, फिरोज शाह तुगलक ले गया है। प्रयाग स्तंभ लेख, पहले कौशाम्बी, अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया, अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लाहौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, मोर का चित्र है। लाहौरिया आरोराज स्तंभ का अभिलेख, बिहार के पश्चिम चंपारण में है। रामपुरवा स्तंभ अभिलेख 1872 में कराईकल ने खोजा था। भरभू स्तंभ लेख, मध्य प्रदेश में जो सबसे लंबा लेख है। देखिएगा लघु स्तंभ लेख जो 5 छोटे हैं। रोमन देई स्तंभ लेख कहाँ, तो नेपाल में है। लिम्बर्नी धर्म यात्रा विवरण 1/6 से 1/8 बताया गया है। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में है। कनक मुनि बौद्ध धर्म स्तूप का परिवर्तन द्वारा करवाया गए हैं। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अशोक ने अपने महामातियों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। सारनाथ स्तंभ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अशोक ने अपने महामातियों को संघ भेद करने का भी रोकने का उद्देश्य दिया। इसमें भी कौशाम्बी स्तंभ लेख, अशोक की पत्नी कारुबाकी और पुत्र तिवार रानी का अभिलेख या रानी का बाव कहलाता है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिए, तब पूछेंगे रानी का अभिलेख कौशाम्बिया अभिलेख है या रानी का बाव कौन सा अभिलेख है, तो कौशाम्बिया अभिलेख। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आगे क्या, तो सबसे बड़ा अभिलेख 13वां शिलालेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेई जो नेपाल में है, सबसे लंबा स्तंभ लेख भरभू स्तंभ लेख। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा क्या, तो 1 मिनट क्या देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य से क्या बोले हैं, मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे एक ही वीडियो में याद हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।